बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर यूनिकियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घरों में खैर वाफियत से होंगे। और आज की जो हमारी डिस्कशंस है उसमें हम चैप्टर नंबर 10 जो आप लोगों का बुक 1 का चैप्टर 10 है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। आज हम चैप्टर 10 देखेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट या बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको कुछ उसके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम इसको रीचेक करेंगे विद टेस्ट, और टेस्ट की भी एक डिस्कशन होगी जिसके अंदर हम इसको चेक कर लेंगे। और कुछ असाइनमेंट्स होंगी, कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग एज ए असाइनमेंट्स, एज ए होम बेस्ड असाइनमेंट्स उसको खुद से स्टडी करेंगे, देखेंगे, और फिर उन्हीं से इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा, जो चैप्टर 10 का डिस्कशन टेस्ट, वो उन्हीं में से आएगा और उसके आंसर्स भी हम बाद में देख लेंगे। अगर हम इम्पोर्टेंसी की बात करें इस चैप्टर की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इंटरनेट के अंदर यूज़ होने वाले सारे फंडामेंटल्स, इंटरनेट के अंदर यूज़ होने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर का जो नाम है सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, वो है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक्स है, इंटरनेट का मतलब मैं आपको समझा दूं बेटा, इंटर और नेट टू डिफरेंट वर्ड है। इंटर मीन इंटरनेशनल, ठीक है, और नेट मीन बेटा नेटवर्क। तो ये टू वर्ड्स हमारे पास हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क्स। इसको इंटरनेशनल नेटवर्क क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, वो आपको समझा दूं। अच्छा, ये फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जनाब ये मेरे पास है वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है जी, और इस दुनिया में हम ऐसा करते हैं कि जनाब ये दरमियान में एक बर्तन बनाते हैं जिसका नाम www है। अब ये क्या है बच्चों? ये एक प्रोटोकॉल है विच स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक प्रोटोकॉल है। ओके, अब फ़र्ज़ करें आप लाहौर में हैं और यूनिक के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यूनिक की वेबसाइट है www.unique.edu.pk। लेट्स सपोज, तो जैसे ही आप लोग इसको बनाते हैं आपको इसको इंटरनेट पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो आप इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होता है इंटरनेट पे, वो किसी कंपनी के साथ उसकी सर्विसेज लेके आप इसको इस बर्तन तक पहुंचा देते हैं। ओके, ये पहुंच गया। उसके बाद फ़र्ज़ करें आपके साथ और कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई कॉलेज, कोई पिज़्ज़ा शॉप बनी, लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो पिज़्ज़ा शॉप का जो लिंक है www.crispypizza, लेट्स सपोज, ठीक है, इसकी वेबसाइट का, तो ये भी इसी बर्तन में आ गई। फ़र्ज़ करें यूएसए की बात करें, तो यूएसए के अंदर लेट्स सपोज एक कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है जी, वेस्ट क्लिफ, ठीक है, तो इसकी वेबसाइट बनी www.westcliff.uni.ca, लेट्स सपोज, ठीक है, तो इसका लिंक भी जो है वो भी यहाँ पे आ गया। अब फ़र्ज़ करें आप कोरिया में हैं, तो कोरिया के अंदर जो सोयल नेशनल यूनिवर्सिटी है उसकी, तो वो भी इसी, मतलब आप दुनिया में जब कभी भी कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपको उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। कहाँ? डिफरेंट कंपनीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, उन कंपनीज़ के साथ आपको एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। वो कंपनी अपनी सर्वर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं और आपका सारा का सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लाइव ले आती हैं। ठीक है, आपको लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव आईपी, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं, जिससे आपकी जो वेबसाइट होती है वो एक इस बर्तन में लिंक हो जाती है। और इस बर्तन का जो प्रोटोकॉल है वो है वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मीन पूरी दुनिया पे फैला हुआ, पूरी दुनिया में एक्सेसिबल। हमारे लॉजिकल वर्डिंग में तो यही है कि ये दुनिया में एक्सेसिबल। अब जो वेबसाइट इस पर रजिस्टर्ड नहीं है उसको आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक फिनोमिना है, वो यही है कि आप लोग इस बर्तन में आ जाते हैं जिससे वो इजीली एक्सेसिबल है। ओके, अब क्योंकि आप एक unique.edu.pk में हैं तो आप भी इंटरनेट का हिस्सा हैं। कोई पिज़्ज़ा शॉप, कोई बार्बर शॉप, कोई ऑनलाइन शॉपिंग, फेसबुक, ट्विटर, व्हाटएवर, वो दुनिया से कहीं से भी ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो बेसिकली इंटरनेट का हिस्सा हैं। अगर आप वन बाय वन ये सारी वेबसाइट्स इस www से रिमूव करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे इंटरनेट तो ख़त्म हो जाएगा। तो यही वजह है हम कहते हैं कि इंटरनेट किसी भी एक, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड चीज़ है। इंटरनेट किसी एक बिल्डिंग,
किसी एक एरिया, किसी एक ऑफिस, किसी एक सिटी, किसी एक कंट्री, किसी एक स्ट्रीट, किसी एक होम का नाम नहीं है। इंटरनेट इज़ अ कोलैबोरेटिव मीन पूरी दुनिया इसमें है तो वो बन गया इंटरनेशनल, और क्योंकि पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है तो ये बन गया नेटवर्क्स। और नेटवर्क्स आपको क्या पता है, वो वाली दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो एक दूसरे के रिसोर्सेज को पुल कर सकें। तो आपकी जो आपकी वेबसाइट है वो आपका रिसोर्स है और दुनिया उसको पुल कर रही है, एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये बन गया एक नेटवर्क और पूरी दुनिया आपस में लिंक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जनाब ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक है। ये स्टोरी क्लियर होगी आप लोगों को, इंटरनेशनल नेटवर्क्स। अब वो जो टोपोलॉजीज़ हैं, वो जो मॉडल्स हैं, वो जो नेटवर्क्स की टाइप्स हैं, वो जो नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स हैं, वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें फिर हम प्रोटोकॉल्स को डिवाइड किया हुआ। अब जैसे ये www है, जब तक आप ये नहीं लगाते तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक आप लोगों के पास जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, इसीलिए आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा। आप लोगों ने पढ़े हैं लैंस के प्रोटोकॉल, लोकल एरिया के प्रोटोकॉल, वही ईथरनेट, TCP, IP एंड दिस एंड दैट। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मिल के ये नेटवर्क्स को चलाते हैं। मॉडल्स, आप इनमें कोई भी मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने कंट्री पाकिस्तान में है, उसके किसी ऑफिस में है, किसी सिटी में है, तो आप जौन सा मर्जी मॉडल अप्लाई करें, आप जौन सी मर्जी टोपोलॉजी अप्लाई करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशंस आपके एंड पे होती हैं, ठीक है जी। तो ये इंटरनेट की थोड़ी सी स्टोरी क्लियर हुई। आगे जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट है बच्चों हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है जी, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ये काम शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। ये तो हमने एक उसका वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देख लिया। ये काम शुरू हुआ जनाब USA से, ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से काम शुरू हुआ। काम क्या था जी? फर्स्ट करें हम अमेरिका का, लेट्स सपोज आप लोग मैप बना लें, ठीक है। उसकी एजेंसी थी जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ARPANET, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये नेट वही है, नेटवर्क। अच्छा, ये जो एजेंसी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब 1960s में आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट की। कम्युनिकेशन क्या स्टार्ट की जनाब? ये दो कंप्यूटर्स आपस में उनको लिंक किया और उसके ऊपर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ डेटा। अब इसके अंदर जो स्टोरी है वो ये है कि इसको कहते हैं 1960s, ठीक है। इसका ज़रा ख्याल रखना है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो डेट एंड टाइम है ये वेरी भी करता रहे, इसीलिए घबराना नहीं है। तो ये 1960s में इन्होंने, इसीलिए इसको कहते हैं जो फर्स्ट वर्केबल जो प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था। MCQs आता है, फर्स्ट वर्केबल प्रोटोकॉल लॉन्च कब हुआ? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। एंटिट्रस्ट का जो असल फंडा है वो पता है क्या है? वो ये कि ये सिर्फ टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें नहीं है, सम टाइम टॉपिक से हट जाते हैं। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है तो हो सकता है आप लोगों ने सिर्फ ARPA पढ़ा है, लेकिन ARPA ने काम कब स्टार्ट किया ये ना मेंशन हो, या इसने फर्स्ट प्रोटोकॉल कब लॉन्च किया ये ना पता हो, या फर्स्ट मैसेज कब सेंड हुआ। तो ये इस तरह की चीज़ रेलिवेंट चीज़ें भी आ जाती हैं। इसीलिए जो भी टॉपिक आपकी बुक में है उसका लेफ़्ट राइट भी आपने देखना होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वो कवर करवा रहा हूँ लेक्चर्स के अंदर, फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, आपके पास नंबर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, हम उसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप रिसर्च कर सकते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। जो फर्स्ट वर्केबल प्रोटोकॉल्स था, ठीक है, आप लोग अब ये MCQ जैसे भी आ सकता बताएं जी फर्स्ट प्रोटोकॉल कब जो है ना वो यूज़ हुआ। तो जो फर्स्ट वर्केबल प्रोटोकॉल था वही फर्स्ट प्रोटोकॉल भी था, ठीक है। तो अब ये बात तो वही है लेकिन उसको टू डिफरेंट स्टेटमेंट से पकड़ लिया। तो ये 1960s में फर्स्ट प्रोटोकॉल जो था वो लॉन्च हुआ, ओके। अच्छा, ये ARPA ने आपस में एक्सचेंज किया सारे के सारे। उसके बाद ऑलमोस्ट इसके अंदर आप 9 ईयर्स ऐड कर दें, 9 ईयर्स से गैप के बाद 1969, ठीक है, 1969 के अंदर जो कम्युनिकेशन थी नोड टू नोड, फर्स्ट कम्युनिकेशन हुई नोड टू नोड। ये सिर्फ प्रोटोकॉल था लेकिन एक्सचेंज ऑफ डेटा नहीं हुआ था, ठीक है। एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया था कि इसकी तरह हम डिवाइसेस को आपस में लिंक। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करें तो वो बहुत पुरानी नहीं है। अच्छा, तो 1960 जो था ये क्या था? फर्स्ट नोड टू
नोड कम्युनिकेशन इसमें फर्स्ट टाइम हुई थी, नोड टू नोड कम्युनिकेशन 1969 में, ठीक है। इसके बाद फिर इसके ऊपर और वर्किंग होती रही, वर्किंग चलते चलते जनाब कुछ जनवरी 1 1983 में, ठीक है, लेट्स सपोज जैन 1, ठीक है, जैन 1 1983 में क्या हुआ जनाब, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे टीसीपी एंड आईपी। अब ये टीसीपी एंड आईपी का जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ये इस चैप्टर में भी हैं, इसको हम उधर भी देखते हैं। तो टीसीपी आईपी आपको पता है न्यू वर्जन प्रोटोकॉल है, किसका प्रोटोकॉल है, ये लोकल एरिया का प्रोटोकॉल है, ईथरनेट वगैरह जिसके प्रोटोकॉल हैं। जैसे आप लोगों ने इसके साथ एक और प्रोटोकॉल पढ़ा था, ARC नेट पढ़ा था ना, ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये असल में ओल्ड प्रोटोकॉल है, किसका, इसका टीसीपी एंड आईपी का पुराना नाम ARC नेट है। अब अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो फिर हिस्ट्री इस तरह भी लिंक होती है, एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं, पूछा जा सकता है जी पुराना कौन सा था, तो पुराना ये था, इसको चेंज क्यों किया, ये सिक्योर नहीं था और स्लो बहुत था, दो बड़ी वजह थी। स्टिल ये यूजेबल है, ठीक है, रिसर्चर इसके ऊपर काम करते हैं, मैं नेटवर्क्स में काम करता हूँ तो हम अभी भी इसको यूज़ करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। जो असल काम है वो टीसीपी एंड आईपी कर रहा होता है, जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है। बट इसको हम, क्योंकि टीसीपी एंड आईपी एक मॉडल है, जैसे एक ओएसआई मॉडल है ना, ओएसआई मॉडल आपको पता है कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है, 7 लेयर्स, और टीसीपी आईपी 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है, इसमें 4 लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे मॉडल को हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है। अच्छा, स्टोरी में रिपीट कर दूं जल्दी से। ARPANET ने 1960s में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ रूल वर्केबल प्रोटोकॉल्स शो किए, वो जस्ट शो किए थे, कम्युनिकेशन नहीं, उसकी 9 ईयर उसके ऊपर रिसर्च, उसके ऊपर प्रोग्रेस के बाद 1969 में फर्स्ट नोड टू नोड कम्युनिकेशन हुई, डाटा सेंड और रिसीव हुआ। अच्छा, उसके बाद चलते रहे और ऐड करें इसके अंदर 1983 की जैन 1 में टीसीपी एंड आईपी मॉडल लॉन्च कर दिया गया, इस दौरान ARC नेट भी यूज़ हुआ, ये लॉन्च कर दिया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब हम जो है वो इंटरनेट के ऊपर हर कंप्यूटर को एक यूनिक नंबर असाइन करेंगे, और उस यूनिक नंबर का एडवांटेज क्या होगा जनाब, यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट एंड देन यू कैन ट्रांसमिशन टू डेटा फ्रॉम एनी पॉइंट अदर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्लियर है। इससे मिलता जुलता है जो MCQs एंट्री टेस्ट में बच्चों आता, बताइए कितने होस्ट जो थे, ठीक है, या कितने सर्वर जो थे वो फर्स्ट टाइम नेटवर्क्स के अंदर, ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, मुझे पता है इसका आंसर, ठीक है, मैं इशारा कर रहा हूँ आपको, बट आप लोगों ने इसको देखना है। ये फर्स्ट कितने होस्ट कितने सर्वर थे, उसके बाद जो फर्स्ट नेटवर्क्स के अंदर कौन सी लाइंस जो थी, जैसे वो कुछ T1 लाइंस का कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों को, ठीक है, तो वो कौन सी लाइंस थी, वो T1 लाइंस होती क्या थी, ये एक असाइनमेंट है आप लोगों के पास ये। और आपने इसके ऊपर भी रिसर्च करनी है कि जनाब पहला जो नोड टू नोड मैसेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैसेज गया था, ठीक है, वो मैसेज सेंड, क्या मैसेज सेंड हुआ था, ठीक है, ये भी आपने देखना है। कोई हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू, ठीक है, जैसे वो हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन पढ़ें तो उसमें वो कहते हैं ना हेलो वो ग्राम बेल कुछ इस तरह था, ठीक है, तो वो एक फर्स्ट वर्ड था जो टेलीफोन पे बोला गया था। इस तरह जब हम इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपने ये 3 पॉइंट आपने करने हैं चेक, मैं आपसे टेस्ट में ज़रूर पूछूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये तीनों पॉइंट्स। तो ये आप लोगों के पास इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, ये इसकी हिस्ट्री, ये क्लियर हो गया। हम यहाँ से अब इसका ये मॉडल उठाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से सारे बच्चे हेडिंग देंगे जी, एड्रेसिंग स्कीम्स, ठीक है, इंटरनेट पे एड्रेसिंग स्कीम्स काम क्या करती हैं, ये हमारा टॉपिक है। जरा स्पीडी करते हैं इसको सॉफ। एक चीज़ आप लोगों को बच्चों पता है, अगर नहीं पता तो काइंडली नोट कर लें, जल्दी से अरेज करते करते ही नोट करें कि जो इंटरनेट है वो कभी इंटरनेट या इंटरनेट के ऊपर कोई भी डिवाइस जब वो डेटा सेंड और रिसीव कर रही है तो उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशंस के लिए हमें उसे एक नंबर असाइन करना पड़ता है जो कि उसका यूनिक एड्रेस होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली उसको आईपी ही कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आईपी नंबर, ये एक ही बात है, ठीक है। तो टॉपिक जो है वो है एड्रेसिंग स्कीम। अब एड्रेसिंग स्कीम जो मेरे बच्चों इज अ प्रोसीजर, इज अ वे in which we can access any website, any computer on internet, ठीक है।
आप लोगों ने घर बनाए, घरों को हमने डिवाइड किया ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स को फिर हमने डिवाइड किया स्ट्रीट्स में, स्ट्रीट्स को हमने डिवाइड किया हाउस नंबर्स में। तो वो आप लोगों की होम एड्रेसिंग स्कीम है, ठीक है। इसी तरह जब हम इंटरनेट पढ़ते हैं तो इंटरनेट में जो कंट्रीज़ हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, इन तमाम कंट्रीज़ को इंटरलिंक करने के लिए हमें इनके दरमियान में कोई यूनिक नंबर चाहिए जिससे हम इनकी कम्युनिकेशन करवा सकें। अब फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान में हैं तो PTCL जो है वो हमारी मेन लाइन है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ठीक है, जो है ये हमारी मेन लाइन है। इसका ये कर क्या रही है, ये बेसिकली हमें दुनिया से जोड़े हुए है, ये हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिससे हम अपना जो कंटेंट है वो दुनिया को दिखा सकते हैं और दुनिया से जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो बैकबोन आज भी, चाहे आपके पास सिम जो मर्ज़ी है, आप नेटवर्क जिस मर्ज़ी सिम कार्ड पे यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी आपके गली मोहल्ले के अंदर कोई इथरनेट केबल बिछाई हुई है, कोई जनाब स्टार नेटवर्क या ये नेटवर्क वो नेटवर्क, वो जितने भी नेटवर्क्स हैं उसके बैकबोन आज भी PTCL ही है। अगर PTCL इंटरनेट बंद करता है तो ये सारी कंपनीज़ के इंटरनेट बंद हो जाएगा। मतलब जैज़, आप कहेंगे सर मैं तो जैज़ का इंटरनेट यूज़ करता हूँ, तो जैज़ भी इंटरनेट और एयर टाइम और ये लाइव टाइम सारा PTCL से परचेज़ करता है, ठीक है। तो PTCL इज़ अ मेन, अगर आप कहें कि ये जनाब पाकिस्तान है तो PTCL एक मेन पॉइंट है जिससे एक लाइन निकलती है और वो डिफरेंट कंपनीज़ में जाती है और हर लाइन को एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एवरी लाइन हैड अ नंबर, ठीक है, जिसको आप यूनिक नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको आप यूनिक नंबर भी कह सकते हैं। तो उस यूनिक नंबर को हम कहते हैं बच्चों IP। क्या कहते हैं? IP। और आपको पता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, या इसकी एक एग्जांपल और देखें, आप लोगों के पास आ गया जी www.google.com, ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया एक ये। लेकिन जो आपका इंटरनेट का ब्राउज़र है वो www.google.com को नहीं जानता, वो एक यूनिक नंबर को जानता है जिसके ज़रिए से वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करता है। वो लेट्स सपोज क्या हो सकती है, वो हो सकती है जी 127.168.1.13 लेट्स सपोज, ठीक है, हमने अज्यूम करना है इसको। वैसे आप इसको पिंग करके देख सकते हैं ये किसका है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड DNS एंड दिस वन इज़ कॉल्ड IP। अब ये तो हो गया सर, ठीक है, ओके, ये तो बुक पे भी लिखा हुआ है एड्रेसिंग। तो सर आपने क्या पढ़ाया, एंटी टेस्ट में क्या है जी? एंटी टेस्ट में क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, लेट्स सपोज इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं सिस्टम एंड पे। एंटी टेस्ट में ये आएगा जी, ये सिस्टम एंड पे, और ये क्या है, ये यूज़र एंड पे है। ब्राउज़र बताइए जी किसके साथ, ब्राउज़र इनमें इन दोनों में से किसके साथ डील करता है? जल्दी से सोचिए। दोनों के साथ? बिल्कुल गलत, दोनों के साथ डील नहीं करता, ठीक है जी, दोनों के साथ ही डील करता है, ठीक है, आपने सही बताया। www.google.com आप लिखते हैं तो ये आपसे ब्राउज़र ही रिसीव कर रहा है जनाब, और उसके बाद जब वो इंटरनेट के ऊपर उसकी कम्युनिकेशन जाने लगती है, ये 192.168 तो ये भी आपका ब्राउज़र। लेकिन ये सिस्टम एंड की बात है, जब ये आपकी रिक्वेस्ट PTCL के थ्रू जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है तो उधर की तरफ जा रही है 127, तो जो कम्युनिकेशन हो रही है वो लेट्स सपोज सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो इस नंबर की वजह से है। लेकिन आपने जो टाइप किया हुआ है, आपने तो किया www.google.com, तो सर सीधा सीधा हम ये नंबर ही देख लेते हैं, हम google.com के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? क्यों? देयर इज़ वन रीज़न बिहाइंड दिस, the names are user friendly, the names are human readable, the names are human memorizable, the names are human understandable। सर मुझे तो 127 168 और ये भी तो पढ़ा जा सकता है, मैं इसको भी तो याद कर सकता हूँ। तो आप दुनिया में कितने जो वेबसाइट्स हैं उनके कितनों के आप IPs को लर्न कर सकते हैं। लेकिन एक जो मुसीबत है वो ये भी है कि हो सकता है www.google.com का जो IP है ये चेंज हो जाए, और ये चेंज होते हैं,
विद इन ईयर्स, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते बट होते रहते हैं। तो आपने याद किया हो जाए 127.168.1.13, बट गूगल ने अपने को सर्वर या सर्विसेज को चेंज करने की कोशिश की, अपना सर्वर चेंज किया तो उसने उसके आईपी भी चेंज कर दिए। तो अब आप गूगल पे जाके लिख रहे हैं 127.168 और दिस एंड दिस, एंटर करते हैं तो आगे से कोई भी वेबसाइट नहीं खुलती, वो कहता है जी आईपी नॉट एक्सेसिबल, वेबसाइट इज़ डिनाइड, वेबसाइट नॉट एक्सेसिबल, वेब पेज नॉट लोडेबल, इस तरह की डिफरेंट किस्म के मैसेजेस आए। लेकिन आप जब लिखते हैं www.google.com, ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके सर्वर हैं, सर्वर को पता होता है ये नेम जो आ रहा है इसका अब आईपी पीछे जो मर्जी हो वो चेंज हो जाए, वो 1000 दफ़ा चेंज हो जाए, वो ऑटोमेटिकली आपको इस सर्वर के साथ, इसके सर्वर के साथ लिंक कर देगा, जोड़ देगा। जिसका फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों ने बस यही नाम एक, और ये बड़े इजी, कितनी सारी वेबसाइट्स के नाम आपको आते हैं, क्या आपने कभी उनके आईपीज़ देखे हैं? हालांकि जो आपका ब्राउज़र है वो सारा का सारा आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है। तो हम जिस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो जनाब हमारे सिर्फ उन वेबसाइट्स के नेम होते हैं, ठीक है। अब ये जो नेम है इनको कहते हैं DNS, विच इज़ कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अब जो डोमेन, ये इसके डिफरेंट किस्म के फिर पॉइंट्स हैं जो MCQs में आते हैं, मैं वो आप लोगों के इसके डिफरेंट पोर्शन हैं। आपको पता है इसको हम इंटरनेट की दुनिया में क्या कहते हैं जी? URL, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब ये जो आपका URL है ये 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ये MCQs में आता है। इसको आपने ज़्यादा रिसर्च करनी, पढ़ना है, वैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो आपका डोमेन नेम है ये कितने, ये 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और मैं आप लोगों को सारे के सारे पार्ट्स भी लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें। आप लोगों ने जब ये लिखा www.google.com, तो आप लोगों ने गौर किया होगा इसके शुरू के अंदर एक प्रोटोकॉल आ जाता है फ़ौरन। वो प्रोटोकॉल आप लोगों ने कभी पढ़ा जी? एग्जैक्टली इसके शुरू में क्या आता है, एक प्रोटोकॉल आता है जिसको हम क्या कहते हैं, HTTP। क्या कहते हैं? HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। वो क्या करता है, वो प्रोटोकॉल भाई आपके ये जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के अंदर www बनाया था, अगर आपने www के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो HTTP अब आप तो HTTP नहीं लिखते, तो फिर कौन लिखता है? वो आपका वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, ओपेरा, मिनीनोवा, जो भी आप लोग लिखते हैं उसके ऊपर आप जैसे ही एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसके शुरू में, जैसे मैं अगर नया लिखूं तो मैं लिख देता हूं जी HTT, ये TT और ये P's और शुरू में छोटा सा S, 2 लाइन्स, उसके बाद लेट्स सपोज कोई ब्लॉग है या जो भी चीज़ है वो आप लोगों के पास आ गई, फिर आप लोगों के पास वेबसाइट का नाम आ गया www. लेट्स सपोज sparetime.com। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 चीज़ें, ठीक है, दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ एनी वेबसाइट्स, ठीक है। और ये इवन आप इसको ये भी कर सकते हैं इसके आगे, अब spare.com में आप होटल बुकिंग लेट्स सपोज उसकी बात कर लेते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर पेज होता है, ये भी इसके साथ लिंक हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को आप इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, तो फिर ये बन जाएंगी क्या, 1, ये सारा क्या आ जाएगा 2, ये सारा आ जाएगा 3, दिस वन इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 5। दीज आर द 5 पार्ट्स जो कि आपके DNS के अंदर डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो इनको, इन 5 पार्ट्स को हम कहते क्या हैं, इनके ज़रा आप लोग नोटबुक पकड़िए, मैं आपको इन 5 पार्ट्स के नाम लिखवा दूँ। जैसे सबसे पहला जो आप लोगों के पास आ गया उसको हम कहते हैं दिस स्कीम, ठीक है। अब स्कीम क्या है, ये वो प्रोटोकॉल है जिसने कम्युनिकेशन करवानी, नोट कीजिए ज़रा। दिस वन HTTP, ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, क्या है, प्रोटोकॉल है, और इसको हम कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं दी स्कीम, ओके। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरा पोर्शन आ गया, विच इज़ कॉल्ड, अब आप कहेंगे सर www भी तो प्रोटोकॉल है, बट www जो है वो एक सब डोमेन है, क्या है, और ये जो ब्लॉग और ये सारा का सारा जो आ गया पोर्शन, इसको हम कहते हैं ये एक सब डोमेन है। आपको पता है एक मेन डोमेन, टॉप लेवल डोमेन होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका जो थर्ड नेम आता है जी, वो आ गया टॉप लेवल डोमेन, फिर सेकंड लेवल डोमेन्स और फिर डायरेक्टरीज, ठीक है। ये आप लोगों के पास फिर ये एक टॉप लेवल डोमेन है, ये आप लोगों के पास सेकंड लेवल डोमेन है, और ये आप लोगों के पास आ गई डायरेक्टरीज,
ठीक है, ये चेंज होती रहती है। आप जिस तरह का वेबसाइट के पेज पे क्लिक करते हैं उसी तरह की इन्फॉर्मेशन फिर सामने आती रहती है। ठीक है, लेट्स सपोज आप लोगों ने होटल बुकिंग पे क्लिक किया तो ये चेंज हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा, होटल बुकिंग आ जाएगी। लेट्स सपोज आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा। तो जो डायरेक्टरीज होती हैं वो पाथवेज लिंक होते हैं जिससे आप जुड़ते रहते हैं, वो सारी चेंजेबल होती है। ओके, अब ये वो चीज़ें हैं, इसको आपने मज़ीद इसकी आपने स्टडी भी करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने मज़ीद देखना है। आप लोगों को इनमें से MCQs आएंगे जो कि आपको इस टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं और आगे फर्दर भी हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़, ये तो आपका DNS क्लियर है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास बच्चों, वो क्या है, वो है एक IP विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल को देखते हैं जी, ये क्या होते हैं। इसको रिमूव कर दिया जाए। एड्रेसिंग स्कीम कितनी है, एग्जैक्टली 2 है, एक DNS दूसरी IP। अभी आपने कौन सी पढ़ ली, DNS, अब हम कौन सी पढ़ेंगे, IP जो है बेटा इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ब्लैक मार्कर यूज़ की जाए ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। एक IP जो है स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज ये आ गया जी 192.168.1.1। अब जनाब हम DNS की तरह इसका ऑपरेशन करेंगे। इसके ऑपरेशन में हम क्या क्या देखेंगे जी, सबसे पहले दिस वन इज कॉल्ड ऑक्टेट, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए, 4 ऑक्टेट्स। और ये जो दरमियान में डॉट हैं इनको हम डॉट भी कहते हैं या पीरियड भी कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हमारे ऑक्टेट्स को सेपरेट करते हैं। उसके बाद ऑक्टेट जो है, एक ऑक्टेट वो होता है जी 8 बिट्स पर मुश्तमिल। MCQ ज़रा देखते जाइए, कितनी सारी बातें यहाँ से क्लियर होगी। कितने बिट्स पर, 8 बिट्स। यहाँ पे ये भी आप लोगों के पास आ गया जी 8 बिट्स, ये भी 8 बिट्स और ये भी क्या आ गया आप लोगों के पास 8 बिट्स। और अगर हम इसको सारे को यार इकट्ठा करें बच्चों, तो मेरा बेटा अगर आप देखें तो ये बनते हैं 8 8 8 एंड 8, कितने हो गए 16 24 और ये 32 बिट्स। जल्दी से ज़रा इसको कन्वर्ट करें बाइट्स के अंदर। जी बताइए, बाइट्स कितने होंगे, 4 बाइट्स, क्योंकि आपको पता है जी 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स। तो ये हमारे पास ये 4 बाइट्स का एक IP होता है। ठीक है, जिसको 32 बिट्स IP भी कहते हैं। ये आ जाए, घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक जो IP है, जो कंप्लीट IP एक कंप्यूटर जो एक्सेस कर रहा होता है। फर्स्ट करें ये मेरे पास एक कंप्यूटर है और इसको मैंने इंटरनेट के ऊपर लिंक किया हुआ है। तो आपको पता है ना, जब इंटरनेट पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी ऑब्टेनिंग IP। इसका मतलब है कि आपको नंबर असाइन हो रहा है सर। ठीक है, वो नंबर असाइन होने का फ़ायदा क्या है कि यू आर गोइंग टू बी लिंक्ड विद इंटरनेट। ठीक है, आप इंटरनेट के साथ जुड़ने जा रहे हैं, इसीलिए आपको एक नंबर मिल रहा है। अच्छा, इसी तरह ये जो आप लोग आजकल मैसेंजर्स और ये जो व्हाट्सएप है, ये वो है VoIP, वॉइस ओवर IP। ठीक है, इसमें वो चार्जेस नहीं है। क्यों, क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह की कम्युनिकेशंस कंपनीज़ हैं, ये 2 ही तरह के कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं भाई। एक है इंटरनेट, बेटा क्या है, इंटरनेट, और दूसरी है टेलीको विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। ये 2 ही हैं। ठीक है, तो आप अगर PTCL और जनाब जैज़ और जनाब वारिद और जनाब यूफोन इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली टेलको पे, टेली कम्युनिकेशन पे। और आप जब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो फिर जनाब इंटरनेट के ऊपर तो फिर ईमेल की सर्विसेज भी हैं, इसके ऊपर फिर जनाब व्हाट्सएप की सर्विसेज भी हैं। अब व्हाट्सएप के अंदर फिर वीडियो कॉल भी है। वो जो वीडियो कॉल और कॉलिंग और वो सारी कंपनीज़ हैं वो इसको तो यूज़ ही नहीं कर रही, वो यूज़ किसको कर रही है, इंटरनेट को। इसीलिए जनाब उसके चार्जेस नहीं हैं। आप ज़रा इन कंपनी की पैकेज लें और इन कंपनीज़ को यूज़ करके आप ज़रा वीडियो कॉल करें। सर मेरे पास एक सिम है, उस पर इंटरनेट चलता है और मैं उसके ऊपर मैसेंजर पे वीडियो कॉल करता हूँ। तो भाई आप इंटरनेट का पैकेज करते हैं। ठीक है, जब तक आपका इंटरनेट का पैकेज नहीं है, या मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपकी सिम चल रही है, आप फ़ोन कर रहे हैं, सबको कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन आपने जो डाटा मोड है, डाटा बंडल है, जो भी आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑप्शन है डाटा मोड की,
या इंटरनेट डेटा की वो आपने अभी डिसेबल्ड की हुई है तो फिर होती है मैसेंजर पे कॉल, लेकिन जनरल कॉल तो हो रही होती है। वो इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि आपकी जो सिम कार्ड है उसके ऊपर आप टेल्को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसका इंटरनेट मोड यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप ये सर्विस भी उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो हैं वो हमें ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, जिसके थ्रू हम फिर उसके साथ जनाब इंटरनेट के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इंटरनेट के ऊपर कन्वर्ट होने का फ़ायदा क्या है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है जनाब, ये आप लोगों के पास एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जैसे ही ऑब्टेनिंग आईपी पे आते हैं तो आपके सिस्टम दो काम करता है, एक आईपी रिसीव करता है और दूसरा उसका सबनेट। ये क्या है, ये नेटवर्क्स बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आईपी क्या है, लेट्स सपोज वो है मेरे पास जगह की शॉर्टेज 192.168.1.1, तो इसका बेटा एक सबनेट भी होगा। मैं यहाँ लिख दूँ सबनेट, वो सबनेट कुछ इस तरह होगा 255.255.255.0। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा होता है और ये आपके नेटवर्क की आईडी होती है। ठीक है, जिस नेटवर्क के थ्रू आप लिंक्ड हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये एक पूरा टेबल है जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये नेटवर्क्स आईडीज़ और सिस्टम आईडीज़, इसमें कुछ होस्ट की आईडीज़ होती हैं, कुछ नेटवर्क्स आईडीज़, तो वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता हूँ। और इसकी कुछ क्लासेस भी हैं। योर आईपीज एक्चुअली हैड 5 डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो ये इतनी स्टोरी क्लियर हुई आप लोगों को। तो अब हम देख लेते हैं जी आईपी की क्लासेस। हेडिंग देंगे आप लोग सारे आईपी क्लासेस। आईपी जो है इज फर्दर डिवाइड इनटू 5 क्लासेस। कौन कौन सी जी, सिंपल नाम है जी। एक टेबल बनाए आप जल्दी से, 5 रोज होनी चाहिए उसके ऊपर और 3 कॉलम होने चाहिए। लो जी, मैं आपको ड्रॉ कर दूं, ये लें जी। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, दिस वन 1 and 2 and 3 and 4। गिनिए ज़रा, 1 2 3 4 5 पूरी होगी जी। ग्रेट। अच्छा, इसमें क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले तो ये बतानी है जी क्लास। हेडिंग देंगे आप क्लास, उसके बाद आप रेंज, और उसके बाद आप बताएंगे जी उसका सबनेट। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों सिंपल है, ज़रा लिखें ABCD और E। और आईपी जो है वो सबसे पहले 0 से 127 नोट करें जल्दी से, और इसका फिर सबनेट। ठीक है, वो भी ज़रा देखते हैं। तो आप लोगों ने एक तो इसकी क्लासेस बतानी है और दूसरा इसके सबनेट्स भी बताने हैं। लो जी, मैं आपको लिखवा दूँ पूरा का पूरा टेबल ताकि आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकें। ठीक है, पहला 1 से लेकर 126। मुझे बिल्कुल आइडिया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 127 जो होता है ना वो स्पेशल आईपी होता है, वो होता ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उससे अगला ये हमारे पास अब इसकी जो है ना वो एक ये समझ लें कि जो सबनेट है या इसकी नेटवर्क आईडी जो है ना, उसके अंदर क्या होता है इतना, उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों के पास एक नेटवर्क की आईडी आ गई, आगे फिर होस्ट, फिर होस्ट, फिर होस्ट। मसलन इसको जब हम सबनेट में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 255.0.0.0। देख रहे हैं, 3 जीरो आएंगे पहला, ये एक इसका सबनेट होगा क्लास ए का आईपी। ओके, उसके बाद क्लास बी का आईपी वो स्टार्ट बच्चों होता है 128 से और चलता कहाँ है 128 के बाद 191 तक। तो ये मेरे पास आ गया 128.191। तीसरा जो होता है वो 192 से डैश, तीसरे पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास चलता है जी 223 तक, 223। अच्छा, उसके बाद अगला 224 से शुरू होता है और चलता है हमारे पास 239, 224, 239। और उसके बाद ये 240 से 255। ओके, अब ये क्लास ए का जो आईपी है एमसीक्यूज में आता है जी। बताइए क्लासेस कितनी हैं? 5। क्लास ए की आईपी की रेंज क्या है? ये। बी की रेंज क्या है? ये। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट। सर 1 to 7 नहीं है बेटा, 1 to 7 स्पेशल आईपीज़ होते हैं, वो लंबा टॉपिक है, उधर हम नहीं जाएंगे। इसमें और भी कुछ शायद मिस हैं, जैसे लेट्स सपोज ये 122 होता है, 123 मिस है, इस तरह डिफरेंट और भी मिस हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको देना है, आपको पता हो इन चीज़ों का। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद जो दूसरा आईपी उसमें एक नेटवर्क आईडी, दूसरी नेटवर्क आईडी, फिर होस्ट आईडी, फिर होस्ट आईडी। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे 255.255.0.0, ठीक है, ये देख लें 4 वही पोर्शन। ओके, तीसरा आईपी जो है वो क्या है, वो है जी नेटवर्क आईडी जनाब, नेटवर्क आईडी, 3 नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी, और इनकी नहीं होती, दे डोंट हैव एनी सबनेट मार्क्स, ठीक है, ये आप समझ लें खाली हैं, नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको, ये समझ लें आप खाली हैं। तो ये आप लोगों के पास, तो इसका ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा 255.255.255.0, ठीक है। अब आप चलें ज़रा सर, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सी शेप है जो आप लोगों को मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, ज़रा बताइए मुझे जल्दी से, कौन सी क्लास है जिसका आईपी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? पता चल गया आपको? एग्जैक्टली यही वाला जी, सी, ठीक है, सी क्लास के आईपीज़ हम यूज़ करते हैं। ये पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये शुरू होते हैं जनाब कहाँ से, 192.168.1.1, तो ये एक आईपी, इसकी सारी डिटेल मैंने आपको, इसके पोर्शन मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। अब मुझे बताइए इसका नेटवर्क आईडी क्या, अगर मैं इसको ये लिख दूँ 255.255.0.0, मुझे बताएं एमसीक्यूज़ में आ जाए तो ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, सिंपल इतना ही बताना है। चले, मैं कोई इसके अंदर कोई हिडन लॉजिक आपसे नहीं पूछ रहा कि जनाब ये बता दें, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ये कमर्शियल क्लास सी का आईपी है, और इसके अंदर हमारे पास 255 और एक होस्ट आईडी होती है, 3 नेटवर्क आईडीज़ होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इनका मतलब क्या होता है जी, 192.this, ये तो हो गया आईपी तक, तो सर ये सब नेट क्यों है? ये बेटा नेटवर्क्स बनाने के लिए, मसलन एक नेटवर्क मैं बना रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने एक नेटवर्क, एक तार निकाल, इस तार के ऊपर मैं 255 सिस्टम लगा सकता हूँ, 255 नेटवर्क आईडी, और हर आईडी आगे 255 को सपोर्ट कर सकती है, और इसमें फिर हर आईडी आगे 255 को सपोर्ट कर सकती है। यही वजह है कि जनाब आईपी जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं, जब कभी ये ख़त्म हो जाएंगे ना सी के आईपी, तो फिर डी और ई, ये इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर फ्यूचर यूजेबल, ठीक है, ये फ्यूचर में यूज़ होंगे ये वाले आईपीज़। और मज़े की बात पता क्या है, इन आईपीज़ के वर्जन भी बना दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें मसलन IPv4, आप लोगों को अक्सर ये नाम सुनने को मिलता है, IPv6, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ये 92 वाला, और ये जो पूरा फॉर्मेट आप लोगों के सामने, ये वर्जन 4 है, IPv4, ठीक है। और ये जो फर्दर हैं जैसे वो कुछ इस तरह से हैं जिसमें 2 डिफरेंट उसके अंदर हैं, जैसे 2600.HDNC.PTYW.1190, ठीक है। एक इसका फॉर्मेट ये भी है, एक इसका फॉर्मेट ये भी है, 10.10.10.10, ठीक है, ये भी, ये IPv6 है, ठीक है, जो कि यूज़ हो रहा है राइट नाउ, दे आर यूजिंग दिस, बट बहुत ज़्यादा कमर्शली नहीं यूज़ हो रहा है। हम अभी भी IPv4 को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने आईपी हैं, ये इतनी आईडीज़ हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। यही वजह है कि आपके नेटवर्क्स के ऊपर आईडी चलती जा रही है और नेटवर्क एक्सपैंड होते जा रहे हैं। याद रखो ये यूनिक नंबर है विच कैन नॉट बी सेम विद एनी वन अक्रॉस द वर्ल्ड। सॉरी, इतनी बड़ी बात, बिल्कुल इतनी बड़ी बात, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप जिस लैब के अंदर बैठे हैं वहाँ आपका IP 192, या इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बोर्ड पे समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये है क्या। अच्छा, ये आप लोगों ने सारा का सारा अपने रजिस्टर पे नोट कर लिया है। इन चीज़ों का बच्चों पता होना चाहिए आप लोगों को। बुक से हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है, हमने उसके लेफ़्ट राइट देखने हैं दोनों, ताकि आप लोगों से कोई चीज़ पूछी जाए तो आप परेशान ना हो कि जनाब ये तो पढ़ाया ही नहीं गया। आगे चलते हैं जी, ठीक है। क्या पढ़ाने लगे थे आपको? पढ़ाने लगे थे जनाब आपके जो आईपीज़ हैं, इनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और क्या ये दुनिया में सेम हो सकते हैं? भाईजान देखें, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास क्लाउड है, इंटरनेट की केबल आ रही है, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के अंदर लेट्स सपोज आप बैठे हैं जनाब लाहौर में, और लाहौर में आप बैठे हैं जनाब यूनिक में, तो यूनिक को यहाँ से ज़रा जूम कर लेते हैं, ये आ गया यूनिक,
ठीक है। अब इसके अंदर आप कंप्यूटर लैब के अंदर बैठे हैं जहां आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है जी 192.168.1.13 ये आपका आईपी है। इस लाइन का भी एक आईपी है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह होगा 192.168.0. लेट्स सपोज 1। इससे पीछे जाएं, इसका भी एक आईपी है 192.168.1.169। जब आप इंटरनेट से एक केबल निकल रही है, लेट्स सपोज वो किसी और इंस्टीट्यूशन में जा रही है, तो उसका नंबर होगा 192.168.1.170। एक और इंटरनेट की केबल निकल रही किसी और अदारे में जा रही है, तो उसका एक लाइन। अब गौर कर रहे हैं, ये वाले यहाँ से जनाब चेंज हो जाते हैं, आगे ये सेम होते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विद इन अ नेटवर्क, क्योंकि ये एक नेटवर्क है, गौर कर रहे हैं, ये एक नेटवर्क है, और सर ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, दे आर 3 डिफरेंट नेटवर्क्स। और इसको हर एक नेटवर्क से ऊपर, जैसे अगर हम इसको N1 नाम दे दें, ये आप लोगों के पास N2 आ गया, ये आप लोगों के पास N3 आ गया, तो भाई ये विद इन नेटवर्क सेम नहीं होते। दुनिया में तो ये सेम हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आपके साथ वाली बिल्डिंग में जो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है वहाँ पे ये सेम हो जाए, ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल। बट जो लाइन आपकी तरफ आ रही है वो कहीं ना कहीं जाके बैक एंड पे या पिछले नेटवर्क या उससे पिछले नेटवर्क में वो डिफ़र हो जाएगी। जैसे अगर आप सिर्फ PTCL की बात करें तो PTCL से जो लाइनें निकल रही हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जब वो वहीं पे डिफरेंट है, आगे चाहे वो सेम होती रहे, मतलब क्योंकि इसका एक बैक ट्रैक बनना है, इसकी एक डायरेक्टरी बननी कुछ इस तरह। फर्ज करें आप यूनिक के किसी एक कंप्यूटर पे बैठे हैं, लेट्स सपोज मैं यूनिक के कंप्यूटर पे बैठा हूँ, तो इसका IP ये था मेरे पास, तो इसका ज़रा बैक ट्रैक बनाइए। बैक ट्रैक क्या है? बैक ट्रैक ये है जी 192.168.1.13 स्लैश क्या आ गया जी पिछला, इससे पिछला वो क्या है 192.168.0.1 स्लैश इससे पिछला वो क्या है जी 192.168.1.169, ठीक है। तो ये मेरे पास हो क्या रहा है, ये पूरा जो मेरे पास ट्रैक बन रहा है, ये पूरी की पूरी जो ID है ये दुनिया में कहीं सेम नहीं हो सकती, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम से, जिस मेन सिस्टम से आप ले रहे हैं IP, वहीं पे वो डिफरेंट होता है। यही वजह है योर सिस्टम कैन बी अटेंड। आप कहते हैं सर मैं ये जनाब वेबसाइट सर्च करता हूँ, लोगों को कैसे पता चल जाता है, ठीक है, मुझे फेसबुक पे उसी तरह के ऐड आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपकी IP के ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपके IPs को देखा जा रहा है, आप किस किस्म की वेब स्ट्रीमिंग्स कर रहे हैं, आप कौन सी इंफॉर्मेशन, आप किसी मेडिसिन का जनाब डायबिटीज़ के बारे में आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको फेसबुक ट्विटर के ऊपर डायबिटीज़ की मेडिसिन, आप लेट्स एयर टिकट बुक करवाने के लिए ज़रा गूगल से 2-3 दफ़ा पूछें तो सही जनाब, एयर टिकट टू यूरोप, एयर टिकट टू टर्की, जनाब लिख के देखें, आपको कई ऐड आने शुरू हो जाएंगे जी, लेस प्राइस पे हैं जी जनाब, सस्ती होने जा रही हैं जनाब, आप एक जो है वो फर्स्ट क्लास की टिकट ख़रीदें एक फ्री है, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। वो बेसिकली इस सारी एक्टिविटी का, ये इंटरनेट की इतनी फ्री सर्विसेज का जो बेसिक लॉजिक है बिहाइंड दिस, वो फ्री मार्केटिंग है, वो टारगेटेड मार्केटिंग है। आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन टारगेट आपको करना है एज ए कस्टमर, और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करें और कोई प्रोडक्ट परचेज़ करें। असल फिनोमेना यही है पीछे, ठीक है। और उसके लिए आपको डिफरेंट किस्म के सोर्सेज, म्यूज़िक, मूवीज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, पिक्चर, इमेज, गेम्स, ठीक है। आप देखिए गेम खेल रहे हैं आप लोग जनाब, तो गेम के अंदर डॉलर कमाने के तरीके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? वो टारगेटेड मार्केटिंग है, ठीक है। उन्हें पता है जनाब ये बंदा बहुत वेला है, बहुत फ्री है, इसके पास बड़ा ही टाइम है, तो क्यों ना इसको हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ज़रा पैसे कमाने का तरीका सिखाएं। ओके, स्टोरी क्लियर आप लोगों को? तो ये बेटा आप लोगों के पास कुछ IPs, उसके वर्जन्स, उसके IDs और DNS क्या होता है वो, और IPs को कितने ऑक्टेट्स होते हैं वो, और हर ऑक्टेट्स असल में करता क्या है, वो नेटवर्क की IDs होते हैं, उसको यूनिकली आइडेंटिफाइड, एक होस्ट है जैसे मैं हूँ, तो ये जो बिल्कुल लास्ट नंबर होते हैं ना, ये दो, ये होस्ट के नंबर होते हैं, ये चेंजेबल होते हैं, ये जो नेटवर्क से आ रहे होते हैं वो और करें, ये सेम है, देख रहे हैं, और एंड वाले चेंज हो रहे हैं क्योंकि होस्ट बेस्ड वो चीज़ें होती हैं। ओके जी, उसके बाद URL मैंने आपको शुरू में बता दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आप लोगों के पास जी बुक में है जी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि एक इंटरनेट की सर्विसेज है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, ये आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन इससे रेलिवेंट
वो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट थी वो आप लोगों को बता दी, और उसके बाद न्यूज़ रूम्स क्या होते हैं या न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं या चैट ग्रुप्स क्या होते हैं, वो बेटा आपकी माइंडसेट के लोग मौजूद हैं, वो वही ग्रुप्स हैं जो आजकल आप फेसबुक पे यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हम चले जाएं तो वो याहू होता था, याहू के अंदर न्यू रूम्स होते थे, आप उन रूम्स को लॉग इन करते थे तो आपके माइंडसेट के लोग वहाँ मौजूद होते थे, आप उनसे रियल कन्वर्सेशंस कर सकते होते थे। अब क्योंकि ये इतना एक्सपैंड हो गया है, आप अपनी मर्ज़ी से जनाब यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप, ठीक है, जिसमें आप लोगों को इनवाइट करते हैं जनाब मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, और लोगों के साथ आप पोस्ट लगाते हैं, फिर लोग कमेंट्स करते हैं, तो डिस्कशंस आप लोग करते हैं सारी की सारी। ये चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हो गई। उसके बाद डोमेन्स क्या होती हैं, डोमेन्स टॉप लेवल डोमेन क्या होती है, सब डोमेन्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके सबसे पहले जो आप लोगों के पास द फर्स्ट थिंग वो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आप एक्सेस करते हैं वो क्या होती है, और डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। आपने क्या करना है, आपने इसके एक तो सर्वर देखने हैं। फ़र्ज़ करें आप गूगल से कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स को यूज़ करता है। आपने ये भी देखने गूगल हाउ, गूगल परफॉर्म टास्क, इसको भी आपने देखने। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उन सर्वर्स के नाम लिखवा देता हूँ, आपने उनको ज़रा स्टडी करना है एक दफ़ा, ठीक है। मैंने नाम यहाँ पे लिख के रखे हैं, मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। तो जो आप लोगों का ये DNS सिस्टम है सारा, ये 4 डिफरेंट किस्म के सर्वर्स को यूज़ करता है बेटा। सबसे पहला आप ज़रा नोट कीजिए, विच इज़ कॉल्ड DNS सर्वर। ज़रा नोट करना शुरू कर दें। कोई भी जो वेबसाइट है वो इतनी, जैसे गूगल है लेट्स सपोज, वो इतनी किस्म की सर्विसेज को यूटिलाइज़ करके इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप तक पहुंचाती है। अच्छा, सबसे पहला DNS है। उसके बाद हमारे पास आ गया रूट नेम सर्वर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं जी, रूट नेम सर्वर। तीसरे हमारे पास आ गया TLD नेम सर्वर होते हैं, ठीक है जी, एग्जैक्टली TLD, ठीक है। दिस वन इज TLD नेम सर्वर। एंड द फोर्थ वन, इसको हम कहते हैं जनाब हमारे पास अथॉरिटेटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, अथॉरिटेटिव, ये आ गया जी AUTHORITIATIV, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। आपको नज़र आ रहे हैं जी, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सर्वर्स, ठीक है। इसमें कुछ डेडिकेटेड सर्वर्स का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा है, जिससे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ रही होती है। इनको ज़रा आपने एक दफ़ा पढ़ना है मेरे कहने पे कि ये सारे सर्वर काम कैसे कर रहे होते हैं और कौन सा सर्वर का, ये आपको बड़ी आसानी से इनके आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इसको ज़रा एक दफ़ा स्टडी कीजिए। ईमेल्स और उसकी लिमिटेशंस, जी लिमिटेशंस इन अदर वर्ड्स डिसएडवांटेजेस ही होते हैं, ठीक है। जिसमें आप जनाब देख लें वो जो ईमेल है वो कोई भी बंदा जो है वो भेज सकता है, उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल होता है। ये है कुछ ईमेल अटैचमेंट नहीं ले जाती थी क्योंकि ये बुक बहुत पुरानी है, तो अब ये नहीं है। यू कैन अटैच योर डॉक्यूमेंट्स एनीवेयर टू एनीवेयर, ठीक है आप, लेकिन उसकी अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब 25 MB की जो फ़ाइल है वो जा सकती है, उससे ज़्यादा फ़ाइल है तो उसको कंप्रेस करके भेजना पड़ता है। इस तरह की डिफरेंट किस्म की लिमिटेशंस अभी भी हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ऑल विल रिजॉल्व, ठीक है। और आप लोगों का ये जो सारा का सारा इस तरह का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 के अंदर यही सारी की सारी डिस्कशन थी, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, स्टिल आपको लगता है कि सर ये वर्ड आपने बोला ये हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को इंशाल्लाह आप करते जाएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो जनाब आप लोगों का ये एंटी टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंटी टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं आता, बट कॉन्सेप्चुअल होता है, और कॉन्सेप्ट्स इसी तरह के छोटे छोटे लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आपने अपनी कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।